मोनू मेहरा स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल MR क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में ये वायदा किया था कि जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर हम ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे ही हम इस चैप्टर के बारे में अध्ययन करने स्टार्ट करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए कि ये ब्लड होता क्या, व्हाट इज़ डेफिनेशन ऑफ ब्लड। मतलब ब्लड होता है, वो होता है क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। अब आपके माइंड में ये डाउट आना चाहिए कि तरल संयोजी ऊतक कैसे है। पहले तो वो बोला हमने तरल ऊतक ही क्यों बोला, ये एक सेल होनी चाहिए, लेकिन हमने ऊतक क्यों बोला। तो देखिए दोस्तों, ये ऊतक हम किसे बोलेंगे, सेल्स काफ़ी सेल्स मिलकर एक ऊतक का निर्माण करती है। तो इसके अंदर ऊतक है, क्यों है, सेल्स, काफ़ी सारी सेल्स हैं इसमें, जैसे कि आरबीसीज, डब्ल्यूसीज, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सारे कंपोनेंट्स तो इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम इसे ऊतक कहेंगे। अब बोला आपने कनेक्टिव, मतलब कनेक्टिव टिश्यू ही हमने क्यों बोला, क्योंकि ब्लड का काम होता है एक ऊतक को या एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ना। तो ब्लड पूरे शरीर के अंदर सर्कुलेट होता रहता है, घूमता रहता है, तो घूमने के कारण हम इसे कनेक्टिव टिश्यू कहेंगे, कनेक्टिव बोलेंगे। एक अंग से दूसरे अंग को जोड़ने का काम करता है ये ब्लड, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू। अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो बाय वर्ड आप सही कर लेना, क्योंकि इंग्लिश थोड़ी वीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो जैसे ही हम इसके बारे में पढ़ते हैं, कनेक्टिव टिश्यू है, इसी के साथ साथ ये है एक परिसंचरित तरल अंग भी है। मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये परिसंचरित है कि ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता रहता है तरल। मैंने बताया आपको क्योंकि कंपोनेंट्स हैं, अंग है, क्योंकि ये अंग अपने आप में अलग से काम करता है पूरी बॉडी के अंदर, इसलिए हम इसको अंग कह सकते हैं। तो जैसे ही हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो ये है ब्लड के जो डॉक्टर्स हैं उनको तो कहेंगे हम हेमेटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजिस्ट कहेंगे। और जो ये ब्लड है, ब्लड की स्टडी कहलाएगी हेमेटोलॉजी। ब्लड का जो अध्ययन हम जहाँ करते हैं वो हेमेटोलॉजी कहलाएगा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये जो ब्लड है, ब्लड का, इसको मैं कवर कर देता हूँ, मिटा देता हूँ एक बार, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादा नहीं था, बस डिस्टर्ब करता। तो जैसे ये ब्लड, वैसे तो ब्लड हमारे बॉडी के अंदर बनता है, लेकिन कौन से अंग से इसकी उत्पत्ति होती है, उस अंग को हम क्या कहते हैं, उस अंग का कोई ना कोई नाम तो होगा। तो उस अंगों को हम कहेंगे मेजोडर्मल अंग। मेजोडर्मल अंग हम उसको कहेंगे। तो ये जो मेजोडर्मल अंग है, इससे हमारे एक तो ब्लड की उत्पत्ति होती है और एक है कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स, इन दो की उत्पत्ति मेजोडर्मल अंग से होती है। बाकी जो 90%, 10% में तो ये आ गए, बाकी 90% जो हैं उनकी उत्पत्ति होती है एंडोडर्म अंग से। 90% ऑर्गन्स हैं उनके अंदर आएंगे, जैसे लंग्स, किडनी, थायराइड ग्लैंड्स, लीवर, थाइमस ग्लैंड्स, ETC। बाकी के बारे में हम जैसे ही आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको और बताते चले जाऊँगा, ठीक है। तो जैसे ही आगे हम कवर करेंगे तो ब्लड के बारे में हमने जाना कि ये क्या है, कैसे बनता है, क्या है इसकी डेफिनेशन क्या है।
अब जैसे ही मैं आपको बताऊं ब्लड, जब ब्लड हमारी बॉडी में है तो वो कितना है ऑन एन एवरेज। जैसे ही हम एवरेज की बात करते हैं 7 लीटर, 7 लीटर एवरेज ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 लीटर ब्लड की मात्रा होती है, रुधिर या खून की मात्रा रहती है। अगर हम बात करें मेल पुरुषों की हम जैसे ही बात करते हैं 5 से 6 लीटर ऑन एन एवरेज, 5 से 6 लीटर ब्लड मेल्स में होता है। अब बची फीमेल्स के अंदर ये होता है 4 से 5 लीटर। देखिए दोस्तों, ये जो आंकड़ा है NCERT का है, मेरा नहीं है, ना ही किसी का मैंने कॉपीराइट किया है। ये NCERT बुक्स है, उसके अंदर यही आंकड़ा है छपा हुआ, वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही हम नेक्स्ट, ये होगी ब्लड की मात्रा। अब जो हम वेट की बात करें कि ब्लड का वेट कितना होता है, तो ऑन एन एवरेज टोटल बॉडी वेट का 7% ब्लड होता है। मैंने वेट बोला। अगर कोई इंसान 100 किलोग्राम का है तो उसमें जो ये ब्लड है वो 7 kg होगा, 7 किलो ब्लड होगा। मोटा होने से कुछ नहीं होता दोस्तों, उसके अंदर मसल्स भी होने चाहिए, मांस भी होना चाहिए, तब जाकर हम ये कह पाएंगे कि हाँ उसके अंदर 7 किलो जो ब्लड की मात्रा है वो है। अच्छा, तो ये बात हमने जानी। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं कि हमने मापा 7 लीटर, 5 से 6 लीटर, 7 लीटर, 4-5 लीटर, कैसे आया ये, किससे हमने मापा ये। तो जैसे इसकी मापन की एक जो है पद्धति, उसके अंदर इसको हम मापते हैं तो वो क्या कहलाएगी, उसके बारे में देखो दोस्तों, कान खोल कर सुनना। एग्ज़ाम्स के अंदर पूछ लेता है कई बार कि जो हम ब्लड को मेजर करते हैं वो किससे करते हैं। तो हिंदी में तो हम इसको बोलेंगे हिमेटोसाइटोमीटर। ठीक है, ये हिमेटो नहीं आएगा, हिमेसाइटोमीटर। ये मैंने क्या नाम, तो थोड़ा हो जाता है ना। साइटोमीटर से हम इसको मेज़र करते हैं। मेज़र करने की ये एक तरीका है, जैसे ही हम तरल पदार्थों को लीटर में मापते हैं ना, वैसे ही ये भी तरल है मानता हूँ मैं, लेकिन इसको बॉडी के अंदर है तरल, तो इसको मापने के लिए हमें साइटोमीटर का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब हम आगे बढ़ेंगे तो ये ब्लड हो गया। ब्लड की जो pH वैल्यू है, ठीक है दोस्तों, ये pH वैल्यू ब्लड की होती है 7.4। जैसे ही 7.4 का नाम आता है तो ये है एक बेस, क्षारीय प्रकृति के साथ साथ होने के साथ साथ ये क्या है, ये है एक एल्कलाइन प्रकृति का। एल्कन होती क्या है, अगर ये वाटर में सोल्यूबल है तो हम इसको एल्कलाइन प्रकृति का कहेंगे। और इसको हम जैसे ही बेस आता है तो ये है हल्का क्षारीय प्रकृति का। pH वैल्यू 7.4, अगर 7.4 से ऊपर नीचे होती है तो इसके अंदर मतलब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर कुछ ना कुछ किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, या कोई चीज़ हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा बन चुका है, तो हम ध्यान रखते चले जाएंगे दोस्तों आगे से आगे। अच्छा, तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई, आप इनको कवर कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। मैं अब आपको कुछ अच्छी बातें बताऊँगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं, तो आगे जैसे हम चलते हैं ब्लड के बारे में तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। तो ब्लड होता कैसा है, रेड, लाल। जब लाल होता है
तो आपने कभी नोटिस किया कि लाल होता है तो क्यों होता है? इसके पीछे देखो बहुत से रीज़न हैं, जिनमें से एक है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, इसके अंदर 2 वर्ड छिपे हुए हैं दोस्तों। अब नोटिस करो, हीमोग्लोबिन, ये तो है हिमवर्णक, और ये है क्या? ग्लोब्यूल प्रोटीन। ग्लोब्यूलर प्रोटीन, इसके अंदर 2 छुपे हुए हैं, हीमोग्लोबिन में हिमवर्णक, ग्लोब्यूलर प्रोटीन। तो ये हिम जो वर्णक है इसको हम कहेंगे आयरन। लोह तत्व। अगर कोई भी हमारे शरीर के अंदर कोई भी कलर है तो उसके पीछे पिगमेंट जिम्मेदार होता है, तो पिगमेंट वर्णक आ गया, जिसके बारे में हमने जान लिया कि हीमोग्लोबिन वर्ण के कारण होता है, और ये है हिमवर्णक आयरन लोह तत्व, और ये है प्रोटीन। अगर क्वेश्चन के अंदर ये आ जाए कि जो हमारे ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, तो वो रेड किस कारण होता है, अगर प्रोटीन पूछ ले तो हम बताएंगे ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अगर वो पूछ ले हमें एलिमेंट तत्व, तो तत्व हम बताएंगे लोह तत्व या हिमवर्णक, हम हिमवर्णक के बारे में बताएंगे। तो अब जैसे ही हीमोग्लोबिन की बारी आती है तो हम ये डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन होता है, ये होता है हिम, और ये लोहा और ग्लोब्यूलर प्रोटीन दोनों मिलते हैं तो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अब ये होता कितना है, तो देखो ऑन एन एवरेज तो हम मानेंगे, डायरेक्ट डिस्कस करते हैं हम। जो मेल्स होते हैं, जो आदमी होते हैं, पुरुष जिन्हें हम बोलते हैं, उनके अंदर अगर हम बात करें तो ये होगा अपनी 14 से 16 ग्राम, ठीक है, ग्राम पर 100 ml ब्लड, ठीक है, 14 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड। मेजर हम कर रहे हैं ना, ठीक है। और जो फीमेल्स हैं तो फीमेल्स में होगा ये 10 से 14 ग्राम पर 100 ml, ठीक है, ये इतना होता है। तो जैसे ही हमने ये लाल के बारे में पढ़ा तो और भी क्वेश्चंस बनते हैं पिगमेंट के आधार पर, जैसे कि कॉकरोच में जो कलर होता है वो कौन सा होता है और वो किस कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है। तो जैसे ही ये बात आती है तो हमें हड़बड़ाहट मच जाती है कि कौन सा कंपोनेंट्स होगा। तो जैसे ही हम कॉकरोच के बारे में बात करेंगे ना, कॉकरोच का कॉकरोच का ब्लड होता है वो होता है वाइट। कॉकरोच का ब्लड होता है वो होता है सफ़ेद, वाइट किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ पिगमेंट के कारण इसका ब्लड होता है वो वाइट होता है। जहाँ भी हमें लिम्फ ये दिखे तो ये होता है वाइट, सफ़ेद। इसके कारण ये हीमो का मतलब तो हम जानते ही हैं कि ब्लड, अगर हीमो ये आ जाए तो ब्लड के बारे में वो बात कर रहा है। और एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा बनता है, वो किसका बनता है? डेविल फिश। डेविल फिश 8 आर्म्स इसे बोलते हैं हम, डेविल फिश भी बोलते हैं, 8 आर्म्स बोलते हैं। और इसको जो बोलेंगे हम, जैसे मेरे को तो ये भी यही पता है कि इसको बोलते हैं, वो 8 पैरों वाला आता है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये होता है हीमोसाइनिन। ये जो साइनिन है, साइनिन एक पिगमेंट ही होता है
जिसका मतलब होता है ब्लू, नीला, ब्लू कलर होता है इसका, ब्लू कलर नीला, नीला कलर होगा इसका। डेविल फिश हमने पढ़ा। ये ह्यूमन ब्लड के बारे में इतनी जानकारी थी। और ये हैं 2 क्वेश्चन जो मोस्टली क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, हमने ये पढ़ा। अब हम जैसे ही हम बात करेंगे ब्लड, जब ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का निर्माण होता है तो वो कहाँ होता है। तो इसके अंदर 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है बच्चों में, बच्चों में ब्लड का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, और एक बनता है वयस्क, जो एडल्ट्स हो जाते हैं उनके अंदर ब्लड कहाँ बनता है। ठीक है, तो एक तो न्यू बोर्न जो नया बच्चा है उसमें ब्लड का निर्माण होगा, वो होगा कहाँ, वो होगा लीवर में। ठीक है, वो होगा लीवर में। न्यू बोर्न का मतलब मैं बता रहा हूँ कि नवजात शिशु। कई क्या है ना, समझ नहीं पाते हैं कई स्टूडेंट्स या तो कहते हैं न्यू बोर्न, नवजात शिशु के अंदर जो ब्लड का निर्माण होगा वो लीवर में होगा, न्यू बोर्न में। और जो भ्रूण अवस्था में होते हैं ना, भ्रूण अवस्था में जो पेट में होते हैं, माँ के गर्भाशय में अगर कोई चाइल्ड, बच्चा, बेबी बन रहा है तो उसका जो ब्लड का निर्माण होगा वो कहाँ होगा, वो होगा स्प्लीन। मतलब स्प्लीन को हम क्या कहेंगे, स्प्लीन, प्लीहा। या अगर ऑप्शन में ये ना देकर लीवर दे दे तो हम लीवर को राइट टिक करेंगे, लेकिन अगर स्प्लीन ऑप्शन में दिया हुआ है तो 99% ये सही माना जाएगा, तो ये उसको इग्नोर किया जाएगा वहाँ पर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम स्प्लीन को राइट क्लिक करेंगे। अब बात आती है एडल्ट, वयस्कों में जो ब्लड निर्माण होता है वो कहाँ होता है। जो वयस्क हो जाते हैं हम तो हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो बनने लग जाती है, बोन मैरो का निर्माण होने लग जाता है, बोन मैरो अस्थि। यहाँ पर अगर हम रेड और जोड़ लें ना, रेड, लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा के अंदर जो ये वयस्कों में लाल अस्थि मज्जा में ब्लड का निर्माण होता है। तो अब हम आए ब्लड के बारे में, जैसे ही हमने डिस्कस किया लाल अस्थि मज्जा में ये निर्माण होता है ब्लड का। न्यूबॉर्न अगर नवजात शिशु में है तो वो लीवर हो जाएगा, अगर भ्रूण अवस्था में है तो वो स्प्लीन होगा, राइट आंसर। अगर लीवर भी ऑप्शन में है तो हम स्प्लीन को ही राइट आंसर क्लिक करेंगे। अगर एडल्ट है तो वो है बोन मैरो। तो बोन मैरो होता क्या है, बोन मैरो ये ऐसे एक हड्डी है, तो ये जो बीच में ही ये लिक्विड पार्ट है ना, यही कहलाता है बोन मैरो। इसी को हम बोन मैरो कहते हैं। यहीं से अपने जो ब्लड का निर्माण होता है वो होता है। अच्छा, तो मैंने आपको इतनी सारी बातें बताई। अच्छा, ये सी चीज़ें बन रही है, ब्लड अपने शरीर में बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो कहाँ होगा, जो हम कहेंगे ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, वो किसे कहेंगे, स्प्लेन। यही वही बात है, स्प्लेन 99% राइट आंसर, या लीवर। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, ये दोनों हैं, वो है ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। अच्छा, ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्प्लेन, और इससे हम कह दिए। अच्छा, जैसे ही हम बात करते हैं, जैसे आगे हम चलेंगे, अब इतनी सारी बातें हो गई ब्लड के बारे में, हमने बहुत कुछ जान लिया। अब बातें जानी कि हमारे जो बॉडी है उसके अंदर ब्लड बैंक क्या होता है, कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है, किस कारण होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है, कौन से प्रोटीन के कारण होता है, कॉकरोच का कलर कैसा होता है, कौन से पिगमेंट के कारण होता है, उसके अंदर कौन सा वो है
जो भी है, न्यू बोर्न्स में ब्लड निर्माण कहाँ होता है, भ्रूण अवस्था में कहाँ होता है, एडल्ट में कहाँ होता है, वो सारी बातें हमने डिस्कस की। जैसे ही नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट ब्लड कंपोनेंट्स, मतलब जो रक्त के घटक हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि जो ब्लड में घटक हैं 2 प्रकार के होते हैं। तो एक तो होता है लिक्विड और एक होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट के अंदर आएगा प्लाज्मा और सॉलिड पार्ट के अंदर जो जितने भी हमारे बॉडी के अंदर कॉर्पस्कल्स हैं, सेल्स हैं, वो आएगी, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, एटएससी, ये सारी आएंगी। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और लिक्विड पार्ट के अंदर प्लाज्मा के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इजाज़त चाहूँगा और वीडियो लाइक करना ना भूलें और दोस्तों को शेयर करें, ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।